हाई रिस्क प्रेगनेंसी या उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था हम उसे कहते हैं जिसमें गर्भवती माँ या फिर गर्भ में पल रहे बच्चे को हाई रिस्क होता है मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी का, अर्थात उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गर्भवती माँ या गर्भवती बच्चे या फिर उसकी जान भी जा सकती है। ऐसी प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। उच्च जोखिम वाली गर्भवती माँ, पहले इसका इंसिडेंस बहुत कम था, अराउंड 20% था, लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारे एंटीनेटल केयर का महत्व और जैसे जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था चारों तरफ सरकार फैला रही है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और आशा के थ्रू, तो बहुत ज्यादा उच्च जोखिम वाली प्रेगनेंसी की पहचान हो रही है और इसका इंसिडेंस अब 40% तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि कम उम्र, जैसे 18 साल से कम उम्र की माएँ, 35 या 40 साल से ऊपर की माएँ, दूसरा या तो बहुत पतली माताएं जिनका वजन बहुत कम हो, माल नॉरिश्ड हो, या फिर ओबीज हो जिनका वजन बहुत ज्यादा हो। फिर हम कहेंगे एनीमिया। एनीमिया एक बहुत कॉमन चीज है आज के डेट में। जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ 2019-2021 में, तो देखा गया कि शहरी क्षेत्रों में 47.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 52.5% महिलाएं एनीमिक थी। एनीमिया सुनने में हल्की चीज लगती है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत भयानक होते हैं। इन माताओं में बच्चों का विकास नहीं होता है, इनको पीपीएच का समस्या हो सकता है, जन्म के पहले डिलीवरी हो सकती है, बच्चे का गर्भ में विकास कम हो सकता है, इसलिए उनका वजन कम हो सकता है। ऐसे बच्चों माओं की जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 4 ग्राम से भी कम है, सीवियर एनीमिया है, उनकी डेथ भी हो सकती है। इनका ब्लड प्रेशर प्री एक्लेम्शिया में भी ये जा सकती हैं। एपीएच, इनको एंटीपार्टम हीमरेज भी हो सकता है। और ऐसी माताओं को बहुत सारे रिस्क इनके साथ हैं। डिलीवरी के बाद इनको ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है और ऐसे बच्चों में प्री टर्म डिलीवरी, कम वजन का बच्चा, गर्भ में ही बच्चे का डेथ। फिर यहाँ तक कहा जाता है कि ऐसे बच्चों को लेटर लाइफ में जाके सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है। तो एनीमिया को भी हम हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीमिया भी एक बहुत उच्च जोखिम वाली प्रेगनेंसी मानी जाती है। और जैसे अभी हमने प्री एक्लेम्शिया के बारे में बात की, ये तो बहुत ही उच्च जोखिम वाली चीज है। डायबिटीज, ये भी बहुत उच्च जोखिम वाली चीज है। फिर हाइपोथायराइडिज्म, जैसे अगर थायराइड की समस्या है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन है पेशेंट को, जैसे मलेरिया हो, जैसे सिफिलिस हो, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आपको जैसे अगर गर्भ में, जैसे अगर इस बच्चे की डिलीवरी पिछली डिलीवरी ऑपरेशन से हुई हो, तो ऐसी माताओं में डिलीवरी के दौरान बच्चादानी पर जो पहले से स्कार रहता है, वहां पर दबाव पड़ के बच्चादानी फटने का भी चांस होता है। फिर अगर बच्चा उल्टा हो, जो हम कहते हैं कि नॉर्मल सीधा बच्चा कहते हैं कि जिसका सर नीचे से आ रहा हो, लेकिन अगर बच्चा उल्टा हो, जैसे कि उसका पैर नीचे से आ रहा हो, ऐसी कोई स्थिति हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी तरह की किडनी डिजीज हो, लिवर डिजीज हो, माँ को हार्ट डिजीज की पेशेंट हो मदर, उनमें डिलीवरी के दौरान या प्रेगनेंसी के समय हार्ट फेलियर का खतरा रहता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रेगनेंसीज होती हैं जिनको कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। जब भी गर्भावस्था हो तो जाकर के डॉक्टर से हमें चेकअप कराना है। और अगर चेकअप के दौरान हमें पता चलता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है, या ब्लड प्रेशर हाई है, या एक के बदले दो बच्चे हैं पेट में, या फिर अगर प्रेगनेंसी आईवीएफ प्रेगनेंसी हुई है, वजन बहुत ज्यादा है या वजन बहुत कम है, या फिर जैसे मल्टीपल ऑर्डर की प्रेगनेंसी, जैसे चौथा पांचवा बच्चा हो रहा है, पहले से ऐसी हिस्ट्री है कि पिछली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बच्चे का लॉस हो गया है, या फिर बच्चे को कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन मतलब जन्मजात विकृति हुई है, या कोई भी हिस्ट्री में अगर कोई ऐसी बीमारी है जैसे सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसस, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, सिफिलिस है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई है, कोई भी इस तरह का अगर चीजें सामने निकल के हमारे आती हैं, तो थैलेसीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है, हमने जांच किया तो पता चला कि ब्लड में थैलेसीमिया आ रहा है, एनीमिया आ रहा है। तो इस तरह की कोई इन्फेक्शन अगर है, तो आरएच नेगेटिव अगर पेशेंट है, तो ये सारी चीजें हैं
जो कि पेशेंट को हार्ट डिजीज है, आप जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है हमारी। पेशेंट गर्भवती महिला हमारे पास आती है तो हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में उनका उम्र, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनकी पिछली हिस्ट्री, कि पहले उनको पिछली प्रेगनेंसी में क्या हुआ था, बच्चे का विकास कैसा हुआ था, बच्चे की स्थिति कैसी थी, कोई अबॉर्शन है कि नहीं, बच्चा पेट में खराब तो नहीं हो गया था, पिछली प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हुई थी या पीपीएच हुआ था, पिछली प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नहीं था, और बच्चे का विकास कैसा हुआ था। ये सारी बातें हम जानने की उनसे कोशिश करते हैं। साथ ही उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं कि कहीं कोई एनीमिया, जॉन्डिस, वजन उनका कितना है, और साथ ही साथ उनके खून की जांच तरह तरह की जाती है। जैसे 75 ग्राम ब्लड शुगर खिला करके 2 घंटे बाद ब्लड का टेस्ट हम लोग करके देखते हैं कि अगर ब्लड शुगर का लेवल कहीं 140 के ऊपर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उनमें जीडीएम अर्थात जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का खतरा होता है। ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, यूरिन में प्रोटीन देखते हैं, उनका ब्लड ग्रुप जांच करते हैं, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, और इन्फेक्शन स्क्रीन करते हैं जैसे एचआईवी, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, हेपेटाइटिस सी वायरस, वीडीआरएल, सिफिलिस भी आज के डेट में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो गई है। ये सारी जांच हम करते हैं। फिर 3 महीने पे हम लोग अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि बच्चे का नेजल बोन और एंटी न्यूकल फोल्ड थिकनेस हम लोग देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। और साथ ही एक डबल मार्कर टेस्ट हम 3 महीने में करते हैं, जिससे कि क्रोमोसोमल एनामली जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह का पता चलता है। फिर 4.5 महीने में हम लेवल 2 स्कैन करते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसमें बच्चे के डिफरेंट ऑर्गन्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उनका विकास सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। और जब भी महिला आती है चेकअप के लिए हमारे पास, उनके गर्भावस्था का, कितने वीक्स का गर्भावस्था है, अगर फीटल हार्ट साउंड हम सुन पाते हैं तो फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं, और देखते हैं कि कहीं इडिमा तो नहीं डेवलप कर रहा है, ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं, यूरिन चेक करके देखते हैं। जब भी हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, या खून की कमी हो, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, या डायबिटीज हो, अगर डायबिटीज है तो ऐसे बच्चे में बच्चे का ग्रोथ या तो बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, एबॉर्शन का चांस होता है, और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन भी उनमें ज्यादा हो सकता है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है उसमें भी देखना पड़ता है हमें कि बच्चा एक सैक में है या 2 सैक में है, मोनोकोरियोनिक है या फिर डाइकोरियोनिक है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि 2 बच्चे जुटे हुए हैं। फिर अगर एआरटी की प्रेगनेंसी होती है, आईवीएफ की अगर प्रेगनेंसी है, तो उन माताओं में बच्चे में बहुत ही उनको संभाल करके वो प्रेगनेंसी को हमें आगे ले जाना पड़ता है। उनमें भी ऐसा होता है कि बच्चों का ग्रोथ या तो प्रॉपर नहीं हो, बहुत सारी दवाइयां सुइयां भी चलती रहती हैं, उनमें ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस रहता है। साथ ही ऑपरेटिव डिलीवरी या प्री मेच्योर डिलीवरी का चांसेस भी उनमें ज्यादा होता है। और प्री मेच्योरिटी का तो खुद का अपना कॉम्प्लिकेशन होता है। और कुछ अगर कम उम्र की माँ है तो यूजुअली माल नॉरिश्ड होती है, और अगर अधिक उम्र की माँ है तो उसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इस ढंग से, और अगर बच्चा अंदर में जो ग्रोथ हो रहा है उसका विकास कम हो रहा है तो हम उससे भी डरते हैं कि बच्चे को अचानक कुछ हो ना जाए। वैसे ही अगर बच्चा बहुत ज्यादा डायबिटीज वगैरह के केस में उनका वजन ज्यादा बढ़ता होता है, ओबेसिटी के केस में जैसे अगर माँ ओबीज है तो फिर उसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन का रिस्क ज्यादा है। और इन सब चीजों का अपना कॉम्प्लिकेशन है, और इन सब चीजों में बच्चे के कम विकास, बच्चे के अचानक पेट के अंदर सडन डेथ, या फिर जब बच्चा पैदा होगा तो सांस लेने की दिक्कतें, एनआईसीयू में एडमिशन, और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अनीमिया का केस है तो अगर बच्चा हो गया उसके बाद माँ का यूट्रस ठीक से इन्वॉल्यूट नहीं करता है, तो ये जो हाई रिस्क की प्रेगनेंसीज होती हैं इनमें बहुत सारे खतरे होते हैं। तो जब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान हो, उनको हमेशा एक ऐसी जगह में रेफर करना चाहिए जहाँ की एक विशिष्ट चिकित्सक, जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की डिग्री जिसके पास हो, वहां उसको भेजा जाना चाहिए। और अगर बहुत ही गंभीर अवस्था है तो फिर टर्शियरी केयर सेंटर में उसको भेजना चाहिए, और उसको उचित सलाह दे करके, खाने पीने और सारी सावधानियों की सलाह दे करके उसको एक अच्छे सेंटर पे हमें डिलीवरी उसकी करानी चाहिए।
जब भी उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था है, सबसे पहले तो अपने डॉक्टर के कंटिन्यूअस कंसल्ट में रहें आप। जो एडवाइस की जाए वो या तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हो, डाइट की हो, अ, लगातार अपने प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप की हो। मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप तो होना ही चाहिए। एक 10 से 12 हफ्ते के बीच में, एक 16 से 20 हफ्ते के बीच में, एक 26 से 30 हफ्ते के बीच में, और एक 30 से 36 हफ्ते के बीच में। ये मिनिमम 4 तो होना ही चाहिए। टेटनस की सुई जैसे कहते हैं हम, तो टेटनस की सुई एक शुरू में लगाई जाती है, टीडी का डोज लगाया जाता है। और आजकल हम बच्चों को को बचाने के लिए गर्भावस्था में ही 6 महीने के बाद टीडैप और इन्फ्लूवैक, जो इन्फ्लुएंजा से बचाने के लिए हम 2 वैक्सीन देते हैं, जिससे कि न्यूनेट जो है उसकी भी सुरक्षा होती है जब तक कि उनका अपना टीकाकरण नहीं होता है। साथ ही आयरन और फोलिक एसिड की गोली, भारत सरकार का भी आजकल अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चल रहा है। तो पहले 3 महीने के बाद आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां, जिसमें एलिमेंटल आयरन 60 मिलीग्राम होता है, फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम या 500 माइक्रोग्राम होता है, वो चौथे महीने से लेकर के जन्म के समय तक, बच्चे के जन्म के समय तक, डिलीवरी के समय तक जरूर देनी चाहिए। और उसके बाद भी पोस्टपार्टम पीरियड में भी 180 दिन तक जरूर देनी चाहिए। टेटनस का टीका जरूर देना चाहिए। और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी माँ को चाहिए, कम से कम 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी में चाहिए, और उससे भी ज्यादा उसके बाद चाहिए। हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में कम से कम 1 किलो कहा जाता है, लेकिन 1 लीटर नहीं, तो कम से कम हाफ लीटर मिल्क का भी डेली कंजम्पशन करना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हम कहते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, और कैलोरी एक्स्ट्रा, मतलब डाइट भी, आपके अंदर एक और जान पल रही है, एक और शरीर बन रहा है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत पड़ेगी। तो वो न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए। जैसे फल खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, और नट्स खाइए। एक मुट्ठी नट्स हम जैसे कहते हैं कि रोज आपको खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें करिए। साथ में थोड़ी अपनी, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपको कहा गया है कि जैसे प्लेसेंटा कभी कभी नीचे रहता है, बच्चादानी के मुंह के पास रहता है, उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप थोड़ा आराम से रहिए, रेस्ट करिए, या तो रेस्ट भी करना है। और परिवार वालों को भी ये समझना चाहिए कि भाई, पूरे अगर 90 साल की तुम्हारी उम्र है, तो उसमें से अगर 9 9 18 महीने 2 बच्चों में माँ को रेस्ट दे दोगे, तो महिलाओं को दोपहर में 2 घंटे और रात में 8 घंटे रेस्ट भी देना चाहिए। ठीक है, इतना तो बनता है उनका। तो थोड़ा आराम भी, और काम भी, थोड़ा एक्सरसाइज भी, न्यूट्रिशियस डाइट भी, और साथ ही समय समय पर अपना एकदम, जब अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के यहाँ, महीने महीने कराएं आप, बेहतर है। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट जो है, वहां जाकर के अपनी शारीरिक जांच, और जो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड समय समय पर जैसे बताया जाता है वो कराएं। आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खाएं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो एंटी हाइपरटेंसिव जो लाबेटोलॉल वगैरह दिया गया है वो खाएं। अगर डायबिटीज है तो इंसुलिन भी लेना है, तो इंसुलिन लें, वो बच्चे में बिल्कुल नहीं जाता है, बच्चे को हार्म नहीं करता है। कोई इन्फेक्शन अगर बीच में हुआ है, उसके लिए अगर कोई एंटीबायोटिक वगैरह प्रिस्क्राइब की गई है, वो जरूर लें आप। लेकिन पहले 3 महीने में फोलिक एसिड की गोली लेना बहुत जरूरी है। और वो फोलिक एसिड की गोलियां बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल होती हैं। और पहले 3 से 4 महीने में चूंकि बच्चों का ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, उनके हाथ, कान, नाक, आंख, पाँव सब कुछ बनते रहते हैं। तो बाहर की कोई भी दवा बिना अपने डॉक्टर से पूछे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये कोई एक्सरे नुकसान कर सकता है आपके बच्चे को। तो ये सब चीजें जब भी कुछ, थोड़ा सावधानी बरतें। सावधानी बरतने से ये होगा, जैसे बाहर की चीजें आप खाते हैं और आपको लूज मोशंस होते हैं, तो आपको एंटीबायोटिक खाना होगा। तो आप घर का बना अच्छा खाना, सादा खाना, जो भी घर का बना होता है वो खाएं, ठंड से बचें, और पहले 3 4 महीने में बाहर की दवा लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और बाकी की जो प्रेगनेंसी है, आपको जब दवाई की जो भी तकलीफ हो, अपने डॉक्टर से बात करके उचित सलाह से सही दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और समय समय पर अपनी जांच कराते हुए डॉक्टर के कंसल्टेशन में अपनी प्रेगनेंसी को पूरा करें। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है समय समय पर क्लिनिकल जांच, ब्लड और यूरिन टेस्ट, साथ ही अल्ट्रासाउंड। इन सबों की मदद से हम जब भी प्रेगनेंसी को हम आगे बढ़ाते हैं, और जब जिस दवा की जरूरत होती है वो एडवाइस करते हैं,
और जब ऐसा लगता है कि नहीं, अब बच्चे को अंदर रखने में, इतने इलाज के बाद भी बच्चे को अंदर रखने में अगर खतरा है बच्चे को या माँ को, तब हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की बात करते हैं। अब मान लें कि हम प्री एक्लेम्पसिया का ही केस लेते हैं। प्री एक्लेम्पसिया के केस में हम उनकी ब्लड प्रेशर की जांच हफ्ते हफ्ते कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, तो हम आराम से उनको 37-38 वीक्स तक ले जा करके नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन अगर बीच में ही उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, 160/110 के ऊपर चला गया है, उनको सिम्टम आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, हाथ पैर फूल रहे हैं, यूरिन में प्रोटीन 3+ आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रेगनेंसी अब दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही है, हमें उनको तुरंत भर्ती करना है। भर्ती करके उनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पे रखना है। मैक्सल्फ शुरू करना है। मैक्सल्फ जो उनको सीजर आता है, जो फिट्स आता है, उससे उनको बचाएगा। और उनको आईवी ड्रग्स भी हम लोग दे सकते हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। लेकिन बच्चे की मॉनिटरिंग करते हुए, अगर 34 हफ्ते से कम का बच्चा है तो हमको उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना जरूरी है, नहीं तो उनका लंग मैच्योर नहीं होता है। और जब बच्चा बाहर निकलता है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाता है, रेनआईसीयू में भर्ती हो जाता है। तो कुछ टाइम बाय करने के लिए, जब हम प्रेगनेंसी को कुछ समय हमको रखना है, तो उनकी सीटीजी करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड में डॉपलर मॉनिटरिंग करते हैं, और बच्चे का कंडीशन रोज देखते हुए, और फिर हम बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मैक्सल्फ दे करके फिर उस प्रेगनेंसी को आइदर नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा या फिर सिजेरियन सेक्शन के द्वारा टर्मिनेट करते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर एनीमिया है पेशेंट को, आयरन की टैबलेट, अगर एनीमिया है तो आयरन की 2 टैबलेट देनी होगी रोज। और अगर उससे भी 1 महीने में हम देखेंगे कि नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, तो फिर आजकल इंजेक्टेबल आयरन बहुत अच्छा आ गया है और उससे हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ता है। साथ में प्रोटीन और विटामिन भी देना पड़ता है। वो सब विटामिन सी और B12 वगैरह सब दे करके, प्रोटीन दे करके हम 1 महीने बाद जांच करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा तो इंजेक्टेबल आयरन देंगे, और फिर 4 हफ्ते बाद जांच करेंगे। उससे भी अगर नहीं हुआ तो हम मरीज को फिर भर्ती करके तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। साथ ही हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि हम आयरन दे रहे हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, कहीं पेशेंट को थैलेसीमिया तो नहीं है। तो वो भी हम एक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा करके चेक करते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अब जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज की पेशेंट है, तो उसमें हम लोग पहले तो डाइट से बोलते हैं, एक्सरसाइज से बोलते हैं अपना वजन मत बढ़ाओ। डाइट में एकदम चीनी बंद करा देते हैं, आलू चावल ये सब कम खाने के लिए बोलते हैं। साथ ही कहते हैं 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करो, एक्टिव रहो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर MNT से नहीं कंट्रोल होता है तो फिर हम इंसुलिन पे जाते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन ब्लड शुगर लेवल चेक, उसकी सुबह दोपहर शाम वो होम मॉनिटरिंग करती है ब्लड शुगर की, इंसुलिन पे रहती है। और साथ ही अल्ट्रासाउंड में हमें बच्चे का ग्रोथ भी देखना पड़ता है कि कहीं बच्चे का वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा हो, पॉलीहाइड्रेमियोस अर्थात पानी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा हो, या फिर बच्चे का वजन कम नहीं बढ़ रहा हो। ये सारी मॉनिटरिंग करते हुए फिर हम प्रेगनेंसी को आगे ले जाते हैं। और जहां तक पहुंच पाए, आइडियली 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, तो आइडियली हम कहते हैं 39 वीक्स तक जाए, नहीं तो 37 वीक्स में आइडियली हम उसकी डिलीवरी करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द केस हमें वो डिसाइड करना पड़ता है कि इस प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज करें। दैट इज केस टू केस बेस्ड। हर पेशेंट के लिए एक प्रोटोकॉल हम फॉलो नहीं कर पाते। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। आजकल हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की बात करते हैं और इन्वर्टेड केयर ऑफ पिरामिड की बात करते हैं। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि जब शादी होती है उसके बाद जब आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, आप उसी समय डॉक्टर से जाके मिलें और उसी समय आप अपनी पूरी हिस्ट्री उनको बताएं। आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, आप किसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पे हैं, आप किसी एंटी डायबिटिक ड्रग पे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, स्मोकिंग करते हैं आप, आपका वेट क्या है, और साथ ही एक फोलिक एसिड की गोली 3 महीने पहले से बहुत जरूरी है उनको देना। अगर कोई ऐसा ड्रग आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी में हार्मफुल है, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए
या डायबिटीज के लिए या किसी और कंडीशन के लिए, तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिनको देने के 1 महीने के अंदर हम कहते हैं कि आपको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, या कुछ मेडिसिन भी हैं जो अगर आप ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, अभी आप प्रेग्नेंट मत होइए, पहले इस मेडिसिन को बंद करिए, उसके 1-2 महीने बाद आप प्रेग्नेंट होइएगा। और फोलिक एसिड की गोली हम लोग जरूर शुरू कर देते हैं। प्री प्रेगनेंसी उनका हीमोग्लोबिन लेवल, शुगर लेवल, थायराइड लेवल सब चेक करके, और एक वेट मैनेजमेंट भी हम उनको एक हेल्दी डाइट और हेल्दी वेट पे, हेल्दी बीएमआई पे उनको लेके आते हैं। और अगर हम इस ढंग से प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग और फर्स्ट 3 मंथ जो प्रेगनेंसी होती है उसमें उनका प्रॉपर केयर करें, एंटीनेटल केयर, तो हम इन हाई रिस्क और प्रॉपर स्क्रीनिंग एंड केयर एंड ट्रीटमेंट, तो हम ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें पेशेंट का कंप्लायंस बहुत जरूरी है। हमने तो समझा दिया, अब आपने उसको कितना फॉलो किया, ये चीजें जरूरी है। थायराइड का लेवल हम लोग देखते हैं पहले, थायराइड को भी ऑप्टिमम लेवल पे लेके आते हैं, टीएसएच हार्मोन। तो इस ढंग से, और जब प्रेगनेंसी हो तो उस समय जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स महीने महीने आप कराएं, या मिनिमम 4 बार जरूर अपने डॉक्टर से जाके मिलें, वैक्सीनेशन लें, आयरन फोलिक एसिड की गोली लें, हाई प्रोटीन डाइट लें। ये सारी चीजें जो डॉक्टरी सलाह है, या कोई बीमारी अगर निकलती है तो डॉक्टर की सलाह जो भी होती है उसको प्रॉपरली माने, और कोई भी वार्निंग साइन आने पे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। और हमारा जो मोटो है, हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी, इसको हम आसानी से पा सकते हैं।